नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेपनाह चाहत। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। प्रकाश जी और नीलम जी अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। देखा नीलम, श्रुति दिन पर दिन कितनी बदतमीज होती जा रही है। घर आए हुए मेहमानों से कोई ऐसी बातें करता है क्या? ऐसी बात नहीं है जी, वो निशा पता नहीं कैसे बात कर रही थी, बस इसलिए। ये क्या बात हुई? उसे अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए और साथ में हमारी इज्जत का भी। उसके साथ साथ हमारी परवरिश पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि वो रंजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे लेकिन विकास कितना अच्छा लड़का है, तुमने भी तो देखा है उसे। क्या कुछ कमी दिखाई देती है उसमें? श्रुति को उससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? प्रकाश जी ने झल्ला कर कहा। इस बार नीलम जी चुप रही। अब चुप क्यों हो? ये लड़का अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अरे विकास के लिए लड़कियों की कमी होगी क्या? कितना एजुकेटेड है, स्मार्ट है, अच्छे घर परिवार का है, और क्या चाहिए? लेकिन श्रुति विकास से शादी नहीं करना चाहती। नीलम जी ने धीमे स्वर में कहा। क्या? लेकिन क्यों? वो तो अच्छे दोस्त है ना। फिर भी? प्रकाश जी ने हैरानी से पूछा। यही कहती है श्रुति भी कि विकास उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई कि दोस्त है तो शादी नहीं कर सकती? अरे मैं तो कहता हूँ कि आगे चलकर वो अच्छे पति पत्नी अभी बनेंगे। आप नहीं समझेंगे। नीलम जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या नहीं समझेंगे? क्या कहना चाहती हो तुम आखिर? यही कि आजकल के बच्चे संबंधों को अपने नजरियों से देखते हैं। उनके लिए दोस्ती और शादी में फ़र्क होता है। अच्छा, तो तुम्हें श्रुति का ये नज़रिया कैसे पता चला? प्रकाश जी ने चश्मे के पीछे से घूरते हुए कहा। मैंने बात की थी उससे। वो किसी और से शादी करना चाहती है। नीलम जी ने हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया। क्या? प्रकाश जी ने जैसे आसमान से गिर पड़े। नीलम जी में अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। और ये बात तुम्हें पता थी? और तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। प्रकाश जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नीलम जी किसी अपराधी की तरह खड़ी हुई थी। अरे वो लड़की कब इतनी समझदार हो गई कि अपना भला बुरा सोच ले? अब कुछ तो बोलो। क्या तुम उसकी पसंद पर भरोसा कर सकती हो? क्या हम इसी दिन के लिए उसके साथ हैं कि उसे अपने हाथों से अपना भविष्य बिगाड़ते हुए देखते रहे? आखिर क्या जवाब देंगे हम अपनी बेटी दामाद को भगवान के घर जाकर? प्रकाश जी की आवाज़ में गुस्से के साथ साथ एक लाचारी भी दिखाई दे रही थी। इस बार नीलम जी ने बात को संभालते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है। मैंने श्रुति को बता दिया है कि बिना लड़के को देखे परखे हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? आज तक वो तुम्हारी ही तो बात मानती आ रही है ना। प्रकाश जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन शादी के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उसके साथ। उसे एक मौका तो देना होगा ना। यदि कल को हमारी जबरदस्ती से श्रुति की जिंदगी बर्बाद हो गई तो भी हम कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे मयंक और रितु को? नीलम जी ने दुखी होकर कहा। प्रकाश जी पता नहीं किस सोच में पड़ गए। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रुति हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेगी। एक बार उसे मौका तो दो, फिर जैसे भी आपको ठीक लगे वही करना। हाँ, तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ही तो इतना निडर हो गई है कि इतने बड़े फैसले भी खुद ही लेने लगी है। प्रकाश जी ने परिस्थिति के अनुसार अपने हथियार डाल ही दिए। आप परेशान ना हो, मैं श्रुति से बात करूंगी। एक बार उस लड़के से मिलकर देखेंगे। यदि ठीक नहीं लगा तो साफ मना कर देंगे शादी के लिए। नीलम जी ने सांत्वना देते हुए कहा। पता नहीं श्रुति कब आकर नानी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी और उसने दोनों की बातचीत का कुछ अंश सुन ही लिया था। यस, श्रुति अपनी मुट्ठी भींचकर खुशी से उछल पड़ी और वापस अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कम से कम आज नानी ने नाना जी को मना तो लिया करण से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले तो नानी मुझसे सारी इंक्वायरी करेंगी। श्रुति डार्लिंग, अब तैयार हो जाओ।
तोप और गोलाबारी का सामना करने के लिए। कोई बात नहीं श्रुति, चिल। जब प्यार किया तो डरना क्या, नकली है तो नकली ही सही, तैयारियां तो सब असली ही करनी पड़ेंगी। श्रुति मन ही मन बड़बड़ा रही थी। अभी श्रुति ये सब सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि करण का नंबर था। हाँ करण बोलो। श्रुति, मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ज्वाइन करने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। जॉब? लेकिन जॉब की क्या ज़रूरत है, हमारी डील तुम्हारे लिए जॉब ही है ना। नहीं श्रुति, अब मेरे लिए ये डील नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे अपना दोस्त माना है। जब पापा को अटैक आया था तब मैं ज़रूर घबरा गया था और मैंने तुमसे डील की थी। उस समय तुमने मेरी मदद भी की और पापा अब ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। अरे पर सुनो तो, हमें बार बार मिलना भी होगा, तुम समय निकाल पाओगे मेरे लिए? हाँ मैंने सब सोच लिया है, मैं इसी शहर में नौकरी करूँगा जिससे हम आपस में मिलजुल सके। देख लो करण, अगर मेरी प्लानिंग में कोई गड़बड़ हुई तो इस बार सच्ची में तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी मैं। ओके, एक बात और, नौकरी मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम्हारे नाना नानी मुझे लालची ना समझे। तुम अमीर हो, इकलौती बेटी हो, तो कोई भी तुमसे शादी करना चाहेगा। मेरी नौकरी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो बना रहेगा। करण ने अपनी दलील दी। बात में तो दम है तुम्हारी, मुझे लगता तो नहीं था कि तुम इतने समझदार होगे। श्रुति ने चुटकी लेते हुए कहा। परिस्थितियाँ खुद ही समझदार बना देती हैं गरीब को। तुमने तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद तो मुझे खुद ही देखना है, तो पहले से ही क्यों ना तैयारी करूं। करण ने भी नहले पर दहला मार दिया। ठीक है फिर कर लो जॉब। श्रुति ने उसकी बात मान ली। रंजीत और निशा जैसे ही घर पहुंचे, निशा ने ताने उल्हानों की बौछार कर दी। देखा आपने उस जरा सी लड़की की हिम्मत। अरे बड़ों से बोलने से पहले सोचना तो चाहिए, जो मुंह में आए बोल दो बस। तुम भी तो कम नहीं हो, जब उसकी आदत जानती ही हो तो क्यों उसके मुंह लगती हो। हाँ मेरी ही तो गलती है, आपको भी और कोई लड़की नहीं मिली हमारे विकास के लिए। गुस्से से उफनते हुए निशा ने कहा। वास्तव में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक अकेली लड़की कहाँ मिलेगी, जिसमें उसके बाप ने ट्रस्ट का मालिक भी मुझे ही बनाया है, और शादी के बाद तो हमारे विकास का ही हो जाएगा सब। रंजीत ने मक्कारी से हंसते हुए एक आंख दबा दी। इस बात को सुनकर जैसे निशा भी निहाल हो गई, सारे गिले खत्म हो गए। अरे मॉम डैड कहाँ चले गए थे आप दोनों, मैं आपका वेट कर रहा था। विकास ने अंदर आते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस अपनी होने वाली बहू से मिलने चले गए थे। कभी तू भी चला जाया कर, जब देखो अपनी नई कंपनी के काम में घुसा रहता है। निशा ने रंजीत की और मुस्कुरा कर देखा और विकास भी हल्के से मुस्कुरा उठा, पता नहीं क्या सोचकर। श्रुति कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि नानी उसके कमरे में आई। श्रुति तो उससे कुछ बात करनी है बेटा। जी नानी जी कहिए। अंदर ही अंदर श्रुति सतर्क हो गई। यहाँ आकर बैठ मेरे पास। श्रुति नानी के पास जाकर बैठ गई। जी नानी क्या बात है। वैसे तो श्रुति सब जानती थी कि नानी उससे क्या बात करना चाहती हैं। नानी कुछ देर अपलक श्रुति को देखती रही। श्रुति अब तुम समझदार हो गई हो, इतनी समझदार कि अपने फैसले खुद लेने लगी हो। लेकिन क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं? ये आप कैसी बात कर रही हैं नानी? आप दोनों के अलावा और है ही कौन जो मेरे भले के लिए सोचेगा? श्रुति ने कहा। सोच समझकर बोल रही हो ना? जी नानी इसमें सोचने वाली तो बात ही नहीं है। श्रुति ने बड़े प्यार से नानी को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने अभी तक उस लड़के के बारे में नहीं बताया जिसकी वजह से तुम विकास से शादी नहीं करना चाहती हो। इस बार नानी मुद्दे पर आ गई। श्रुति चुप रही, सोच रही थी कि कैसे शुरुआत करूं। मैंने तुम्हारे नाना जी से बात की थी, बहुत दुखी हैं वो तुम्हारी इस बात से। लेकिन नानी अब बात लेकिन से आगे निकल चुकी है। अब तुम हमें उस लड़के के बारे में बताओ और मिलवाओ। और एक बात सुन लो, हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। यदि हम उस लड़के से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर तुम दोबारा उसका जिक्र भी नहीं करोगी। ये मेरा और तुम्हारे नाना जी का आखिरी फैसला है। नानी ने सख्त शब्दों में श्रुति से कहा। श्रुति नानी की बात सुनकर सकपका गई। आज से पहले उन्होंने कभी इस लहजे में श्रुति से बात नहीं की थी। अब तो करण के बारे में बताने का समय आ ही गया था। श्रुति ने बड़े ही कम शब्दों में नानी को करण के बारे में बता दिया। कम शब्दों में इसलिए कि पता नहीं श्रुति क्या बता दे और करण कुछ
कुछ और बता दे। नानी ने श्रुति की सारी बातें सुनकर कहा, वो लड़का कब आ सकता है हमसे मिलने के लिए? उससे बात करो और हमें बताओ। नानी ने रूखे स्वर में कहा और बिना श्रुति की प्रतिक्रिया जाने तुरंत उठकर चली गई। श्रुति अवाक सी खड़ी अपनी पलकें झपकाने लगी। ओह माय गॉड, ये नानी कौन से अवतार में थी आज? मतलब जब नानी इस तरह से बात करने लगी तो नाना जी तो श्रुति तू तो गई काम से, और वो कल्पना की बच्ची मुझे फंसाकर खुद तमाशा देख रही है। सब मेरी ही गलती है, मुझे उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। श्रुति मन ही मन घबरा रही थी। उसने करण को फ़ोन मिला दिया। हेलो करण, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? श्रुति की आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी परेशान क्यों हो? श्रुति ने करण को नानी की सारी बातें बता दी। करण, तुम नाना जी से और नानी जी से मिल लो, और हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो बस फिर तो रंजीत की लॉटरी लग जाएगी। अरे परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। वो लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अगर मुझे रिजेक्ट कर भी दिया तो भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। करण, तुम सच कह रहे हो ना? मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। तुमने नानी के तेवर नहीं देखे और नाना जी तो सीधा फरमान जारी कर देंगे। ओहो, अब इतना भी क्या डरना? ये सब तो पहले सोचना था ना। हाँ, लड़के तो जैसे झाड़ पर लगते हैं। सब तुम्हारे दिमाग का ही फितूर था ना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी थी ना तुम्हें। अरे कोई अच्छा सा लड़का देखकर असली शादी भी कर सकती थी तुम। करण ने लगभग डांट लगाते हुए कहा, कितनी मुश्किल से मिलते हैं अच्छे लड़के, तुम्हें क्या पता? श्रुति ने आवेश में कहा। करण की हंसी छूट गई। अरे तुमने कोशिश ही नहीं की होगी, वरना तुम्हें लड़कों की क्या कमी। अब ज्ञान बांटना बंद करो और संडे को आ जाओ मेरे घर, और भगवान के लिए जरा कुछ प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो सब प्लानिंग चौपट हो जाएगी। श्रुति ने झुंझलाहट में कहा। श्रुति आज सुबह से ही अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। गिनकर 5 बार तो कल्पना को फ़ोन कर चुकी थी और करण को तो लगभग 8-10 बार फ़ोन कर चुकी थी। वो बार बार बताती कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। करण ने आखिर में तंग आकर उससे कह दिया कि अगर वो इतना परेशान करेगी तो वो आएगा ही नहीं। ये धमकी कामयाब हो गई और अब श्रुति केवल अपने हाथ मसल रही थी और फ़ोन को ऐसी नज़रों से देख रही थी कि जैसे वो खुद ही श्रुति की जगह करण से बात कर रहा हो। आखिर करण श्रुति के घर पहुंचा। एक नौकर ने गेट खोला और उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठा दिया। श्रुति ने अपने कमरे के पर्दे के पीछे से देखा, लेकिन वो करण के पास नहीं जा सकती थी। नानी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि जब तक बुलाया ना जाए श्रुति अपने कमरे में ही रहेगी। करण भी यही चाहता था, क्योंकि श्रुति के सामने शायद वो ठीक से बात ना कर सके। कुछ ही देर में प्रकाश जी और नीलम जी आ गए। करण ने बढ़कर दोनों के पैर छू लिए और तब तक खड़ा रहा जब तक कि दोनों ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करके फिर बैठने का इशारा न कर दिया। आज करण ने एक क्रीम कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई थी और ये वही कपड़े थे जो श्रुति उसके लाई थी। जी करण, प्रकाश जी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? जी, एक कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? जी, अभी तो 25,000 मिलती है। प्रकाश जी ने एक व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ नीलम जी की ओर देखा, फिर करण से कहा, इतने रुपए तो श्रुति एक बार की शॉपिंग में खर्च कर देती है, क्या जानते हो तुम? जी ज़रूर करती होगी, लेकिन मेरी कमाई भी तो वो जानती है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला श्रुति से। करण ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि श्रुति के पास कितनी प्रॉपर्टी है? जी नहीं, और मैं ज़रूरत भी नहीं समझता। मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपनी मेहनत और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। क्या तुम्हारे घर वाले ये सब जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जब बेटे की खुशी एक अमीर घर की इकलौती लड़की है। प्रकाश जी ने तिरस्कार से कहा, जी बेशक, वो आप जैसे लोगों के सामने मामूली से लोग हैं, लेकिन उनके लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। जब मैं ही आपकी प्रॉपर्टी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता तो मेरे मम्मी पापा को भी इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है कि श्रुति और मैं शादी करना चाहते हैं। इसके अलावा
मेरी कोई और मंशा नहीं है। यदि आप लोग खुशी खुशी इजाज़त देते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप श्रुति के लिए ठीक ही फैसला लेंगे। अब मुझे चलना चाहिए। करण के शब्दों में मजबूती थी। नीलम जी ने मेज पर रखी चाय की तरफ इशारा ही किया था कि प्रकाश जी ने उनकी तरफ कहर भरी नज़रों से देखा और वो सिट्टा पिट्टा करके रह गई। करण ने एक बार फिर से उन दोनों के पैर छू लिए और वहाँ से निकल गया। उधर श्रुति का हाल बेहाल था कि पता नहीं उन लोगों की क्या बात चल रही होगी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। श्रुति ने गेट खुलने की आवाज़ सुनी और वो समझ गई कि करण जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी? क्या नाना जी ने उससे बात नहीं की, या शायद करण ही नाना जी के सामने ना टिक पाया हो? पता नहीं क्या कहकर चला गया होगा वो। लगता है प्लानिंग चौपट हो ही गई। मेरा तो नंबर ही नहीं आया करण के सामने जाने का। कहीं नाना जी और नानी जी ने जानबूझकर तो करण को अपमानित नहीं किया होगा जिससे वो मेरे साथ शादी का ख्याल ही छोड़ दे। फिर उसके बाद वो विकास की बचता है शादी के लिए। श्रुति के मन में अनेक आशंकाओं ने जन्म ले लिया था। प्रकाश जी और नीलम जी के मन में क्या चल रहा था ये भी तो अभी नहीं पता था। करण को नाना जी और नानी जी से मिले कई दिन हो गए थे। अभी श्रुति से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। करण ने श्रुति को नाना जी की सारी बातें बता दी थी। उनके आधार पर श्रुति को पक्का यकीन हो चुका था कि नाना जी करण को रिजेक्ट कर चुकी है, तभी तो घर में उसका कोई जिक्र ही नहीं होता है। श्रुति को करण की बातें सुनकर बहुत गुस्सा भी आया था कि उसने इतने साफ शब्दों में नाना जी के सामने सारी बातें कह दी। कुछ चिकनी चिपड़ी बातें भी कर सकता था उन्हें खुश करने के लिए, लेकिन उसे तो पूरा सत्यवादी बनना था। सोच रहा होगा कि श्रुति से पीछा छुड़ाने के लिए यही सही है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। जब अपना काम पड़ा तब तो कैसे गिड़गिड़ा रहा था और अब इतना बदल गया है। आखिर इसने समझ के रखा है। श्रुति मन ही मन छटपटा रही थी। श्रुति का फ़ोन बजा तो उसने जल्दी से देखा, वो विकास की कॉल थी। श्रुति ने बड़े बेमन से फ़ोन उठा लिया। अरे कहाँ हो श्रुति? कितने दिन से ना कोई कॉल ना ही मिलना। क्या तुम भूल गई हो कि मैं वापस आ गया हूँ? विकास ने एक साथ शिकायतों की पोटली खोल दी। श्रुति ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने भी तो कोशिश नहीं की थी ना मेरा हाल जानने की। इसका मतलब यह है कि तुम भी मुझे मिस कर रही थी। वाह, इतना लकी हूँ मैं, विश्वास नहीं हो रहा है। चलो इतना मस्का मत लगाओ, अब काम की बात करो। क्यों फ़ोन किया? श्रुति को उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ तो सोचा कि तुमसे भी पूछ लूँ, चलोगी क्या तुम मेरे साथ? अरे विकास, मुझे कहाँ टाइम है, एक तो कॉलेज, फिर ऊपर से नाना जी नानी जी का मन भी नहीं लगता मेरे बिना, और मैं भी अपने नाना नानी के बिना नहीं रह सकती। श्रुति ने बेचारगी के साथ कहा। हमारे लिए कब तक सोचोगी श्रुति? अब तो हमें तेरे बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। पता नहीं नानी जी दरवाजे पर खड़ी कब से उसकी बातें सुन रही थी। श्रुति ने झट से फ़ोन काट दिया। क्यों नानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? श्रुति ने हकलाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों गुस्से में या तो उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं या खुद ही उसे छोड़कर राजगढ़ जाने की सोच रही हैं, जहाँ वो पापा की डेथ से पहले रहते थे। क्योंकि अब तो हमारी कहाँ रही, अब तो करण की होने वाली है ना। नानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मतलब? श्रुति ने नानी की तरफ इस तरह से देखा जैसे वो कोई पहेली पूछ रही है। मतलब तेरे नाना जी ने करण से तेरी शादी के लिए तैयार हैं पगली? नानी ने प्यार से श्रुति के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। क्या कहा आपने? हैरानी से श्रुति का मुंह खुला रह गया। नानी भी शायद श्रुति की इस हालत का मजा ले रही थी ना। श्रुति चिल्लाते हुए जोर से नानी के गले लग गई। श्रुति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नाना जी भी कमरे में आ गए। नानी के इशारे से वो समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने भी हंसते हुए श्रुति के सर पर अपना हाथ रख दिया। श्रुति एक साथ उन दोनों से चिपट गई। श्रुति बेटा, मुझे पता नहीं था कि तेरी पसंद ऐसी होगी। मैं तो सोचता था कि तू किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के चक्कर में न फंस जाए, लेकिन करण वो तो बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का है। मुझे खुशी है कि तूने उसकी आर्थिक स्थिति के बावजूद उसके गुणों को पहचान कर उसे चुन लिया।
मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, नाना जी ने भरे गले से कहा। नानी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अब किसी दिन करण के मम्मी पापा को बुला ले तो आगे की बात भी कर लेते हैं, नानी ने कहा। श्रुति ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। वैसे तो विकास के साथ मनाली जाना चाहे तो चली जा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो तू करण के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करेगी, नानी ने श्रुति को गुदगुदा दिया। श्रुति हंसकर एक बार फिर से नाना नानी के गले लग गई। बहुत दिनों से घर में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो आज हंसी खुशी के माहौल में गायब हो गया। श्रुति अपना फ़ोन लेकर बाहर लॉन में भाग कर आ गई और करण को फ़ोन मिला दिया। करण, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे फ़ौरन मिलना है। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ मैडम, आपको यह याद होना चाहिए। जब मर्जी होती है फ़ोन खटका देती हो। ऑफिस में हूँ मैं अभी और बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, करण ने व्यागात्मक लहजे में कहा। ओह करण, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है तुमसे मिलना, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़, श्रुति ने झूठी परेशानी दिखाते हुए कहा। ओके, कोशिश करता हूँ हाफ लीव के लिए, लेकिन ना तुम मेरी नई नई नौकरी के लिए भी कुछ सोच लिया करो। भाई, मैं तुम्हारी तरह अमीर ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, करण ने समझाते हुए कहा। श्रुति ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं वहीं आ रही हूँ, मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस भेजो। अरे सुनो तो श्रुति, यहाँ। लेकिन श्रुति बिना कुछ सुने फ़ोन रख चुकी थी। करण ने अपना सिर पीट लिया। ये लड़की भी अजीब है, कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। पता नहीं अब क्या मुसीबत खड़ी हो गई। ज़रूर उसके नाना जी ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया हो। कहीं भागकर शादी करने का प्लान न बना रही हो। उसके दिमाग में तो बस ये शादी ही घुसी हुई है। मैं तो साफ मना कर दूंगा इस बार। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर बदनामी हुई तो ये भी हाथ से जाती रहेगी। श्रुति ने पापा के ऑपरेशन के लिए जो रुपए दिए थे उन्हें तो मैं चुका ही दूंगा धीरे धीरे। करण मन ही मन खुद को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए तैयार कर रहा था। श्रुति का गुस्सा वो अच्छी तरह से जानता था। यही सब सोचते हुए करण ने अपनी कंपनी की लोकेशन श्रुति को भेज दी। श्रुति करण की कंपनी के कंपाउंड में आकर खड़ी हो गई और करण का इंतजार करने लगी। जैसे ही करण उसकी गाड़ी के पास पहुंचा, श्रुति भागकर उसके लिपट गई। करण, अरे रे, ये क्या बदतमीजी है, यहाँ मेरा ऑफिस है, सब मुझे जानते हैं। करण ने पूरी ताकत से श्रुति की बाहों को हटाने का प्रयास किया। अरे सुनो तो, नाना जी मान गए। श्रुति ने करण से अलग होने का कोई प्रयास नहीं किया। करण के दिल को धक्का सा लगा। वो सोच रहा था कि अच्छा होगा अगर उसके नाना जी मना कर दें, कम से कम इस झूठी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तो बच जाता। श्रुति उसकी हालत से बेखबर अपनी ही धुन में मस्त थी। देखा, मैं जानती थी कि मेरे नाना जी मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। मान ही गए ना, अब देखना कैसे सबक सिखाती हूँ उस रंजीत के बच्चे को। वो सोचता था कि जिंदगी भर श्रुति उसके हाथ की कठपुतली बनकर रहेगी। अब आएगा मजा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। होश में आओ श्रुति, ये कोई हम असली शादी नहीं कर रहे जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। और ये मेरा ऑफिस है, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। चलो कहीं बाहर चलकर बात कर देंगे, करण ने बेरुखी से कहा। उसकी इस बात पर श्रुति भी कुछ झेप सी गई। तभी कंपाउंड में एक और बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। अरे ये तो अपने एमडी की गाड़ी है, करण ने कहा। उधर श्रुति अजीब सी हालत में उस गाड़ी और उस आदमी को देख रही थी जो उस गाड़ी से उतर रहा था। ये तो तब तक करण उस गाड़ी के पास पहुंच गया था। गुड आफ्टरनून सर। अरे श्रुति, तुम यहाँ कैसे? मुझे बता दिया होता कि तुम यहाँ आ रही हो। आगंतुक महोदय का ध्यान रत्ती भर भी करण की ओर नहीं था, और होता भी क्यों, वो एक साधारण सा एम्प्लॉय था कंपनी का। लेकिन जो सामने खड़ी थी वो तो उसके बचपन की दोस्त थी और शायद होने वाली जीवन साथी भी, जिसे वो जी जान से प्यार करता था। बस अभी कह नहीं पाया था। कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि उसके मॉम डैड खुद उस लड़की से उसकी शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो खुद चलकर श्रुति के पास पहुंच गया। अरे विकास, विकास ने हंसते हुए श्रुति की नाक पकड़कर हिला दी। अच्छा, सरप्राइज देना चाहती थी तुम मुझे, तभी बिना बताए यहाँ आ गई है ना?
चलो अंदर चलो, मैं भी कब से तुम्हें अपनी नई कंपनी दिखाना चाहता था। श्रुति के मुंह पर ताला सा लगा हुआ था। वो कभी विकास की तरफ देख रही थी तो कभी विकास की गाड़ी के पास खड़े हुए करण को देख रही थी। ऐसी ही स्थिति में करण भी था। वो भी कभी श्रुति को तो कभी अपने एमडी सर को देख रहा था, जो पूरा बेतलकुफ होकर श्रुति से बात कर रहे थे। चलो श्रुति, अपना ऑफिस दिखाता हूँ तुम्हें, कहकर विकास ने श्रुति का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर की ओर चल दिया। श्रुति लाचारी से करण की ओर देखती हुई विकास के साथ अंदर चली गई। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। उधर करण भी जड़ होकर खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सर श्रुति को कैसे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो पता नहीं श्रुति कितनी देर बाद आएगी। वो ऑफिस से हाफ लीव भी ले चुका है, वापस ऑफिस भी नहीं जा सकता। क्या घर ही चले जाना चाहिए या नहीं रहकर श्रुति का इंतजार करना चाहिए। करण बेचैनी के साथ चहलकदमी करने लगा। करण उसी रेस्तरां के बाहर चक्कर लगा रहा था जहां श्रुति ने उसे पहली बार मिलने के लिए बुलाया था। श्रुति ने उसे मैसेज किया था कि वो वहीं उसका इंतजार करे। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया था करण को उसका इंतजार करते करते। तभी दूर से श्रुति की गाड़ी आती दिखाई दी और करण की जान में जान आई। श्रुति, ये सब क्या है? मैं तो सोच सोचकर पागल हो गया हूँ। सर तुम्हें कैसे जानते हैं? करण ने बेसब्री से पूछा। वो तो छोड़ो, तुम ये बताओ, पूरी दुनिया में, पूरे शहर में तुम्हें इस कंपनी में नौकरी करनी थी क्या? श्रुति ने भी उतनी ही बेसब्री से पूछा। पहले तुम मेरी बात का तो जवाब दो। तो सुनो, ये विकास है, मेरे बचपन का दोस्त है और ये कंपनी उसी रंजीत की है जिसको सबक सिखाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं और वो विकास से मेरी शादी करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब काफ़ी है या कुछ और भी जवाब चाहिए तुम्हें? श्रुति ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा। हे भगवान, करण के होश उड़ गए। हाँ जी, अब आगे बताओ। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी प्लानिंग बर्बाद करने की। श्रुति गुस्से से करण की ओर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे यार, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कहाँ जानता था कि ये। अच्छा, अब तो जान गई ना। अब क्या विचार है तुम्हारा? श्रुति ने व्यंग से। क्या विचार मतलब? करण ने हैरानी से पूछा। किस बात का मतलब पूछ रहे हो? विचार? विचार का? वैसे तो हिंदी मीडियम में ही पढ़े हो, कॉन्वेंट में तो नहीं पढ़े, श्रुति ने झल्ला कर कहा। श्रुति के तेवर तीखे हुए जानकर करण ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन श्रुति, ये नौकरी तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। श्रुति ने अपना फैसला सुना दिया। किसी लेकिन की गुंजाइश नहीं है करण। करण कुछ सोचने लगा। अब क्या सोच रही हो? क्या अच्छा लगेगा कि कंपनी के मालिक से शादी का ऑफर ठुकरा कर मैं उसी कंपनी के एक साधारण से एम्प्लॉय के साथ शादी करूं? श्रुति ने समझाने वाले भाव से कहा। लेकिन श्रुति, तुम्हारे नाना जी को तो मैंने कंपनी का नाम अच्छे से बताया था और वो इस कंपनी के बारे में जानते भी थे और फिर भी वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। करण ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इस बार चौंकने की बारी श्रुति की थी। नाना जी जानते थे कि तुम रंजीत अंकल की कंपनी में नौकरी करते हो? फिर भी? हाँ भाई हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे? श्रुति कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वह सोच रही थी कि जिस बात पर उसे इतना अजीब लग रहा है उसी बात को नानी जी ने कैसे स्वीकार किया होगा, जबकि वो लोग तो खुद विकास को पसंद करते थे। क्या सिर्फ मेरी इच्छा का सम्मान रखने के लिए वो करण से शादी के लिए मान गए हैं? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? श्रुति को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। श्रुति को चुपचाप देखकर करण से रहा नहीं गया। देखो श्रुति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मैं नौकरी छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिलेगी मैं यहाँ रिजाइन दे दूँगा। अब तो ठीक है ना? श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या विचार घूम रहे थे। श्रुति, अगर तुम्हें कोई अफसोस है तो हमारी शादी जरूरी तो नहीं। हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, उसकी भी अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है। मुझसे शादी करके कहीं तुम किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। तुम विकास सर से शादी क्यों नहीं कर लेती? आखिर उनमें कमी ही क्या है? करण ने एक सच्चे और ईमानदार दोस्त की तरह श्रुति को समझाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं।
विकास की हजार अच्छाइयाँ, पर एक ही कमी भारी पड़ रही है कि वो रंजीत अंकल का बेटा है। मैं उनका इरादा कामयाब नहीं होने दूंगी। जब नाना जी नानी जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो फिर ठीक है ना। श्रुति को फिर से अपनी जिद याद आ गई। श्रुति, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे नाना नानी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जब कभी हम अलग होंगे तो उन्हें कितना दुख होगा, और अगर कभी ये पता चला कि ये सब पहले से ही झूठ था तो शायद वो तुम्हें कभी माफ ना करे। करण ने एक बार फिर से श्रुति को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रुति वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। श्रुति बोली, तुम इस सब में मत पड़ो, जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। और हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक लगी कि तुम किसी दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाओ। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, जल्दी से अपने मम्मी पापा को घर लेकर आओ। मैं ये शादी तुरंत चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अड़चन आ जाए। अभी तुम रंजीत अंकल को नहीं जानते हो। करण के मम्मी पापा प्रकाश जी से मिलने आए हुए थे। करण ने पहले से ही उन लोगों को समझा रखा था कि वो कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे नाना जी से मतभेद होने की संभावना हो। वैसे वो लोग तो श्रुति की कोठी और रहन सहन देख कर ही दंग रह गए थे। कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हाँ, श्रुति के कहे अनुसार प्रकाश जी ने ये प्रार्थना की थी कि अभी शादी के कुछ दिन बाद श्रुति अपने घर पर ही रहे। करण के मम्मी पापा ने ये बात मान ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके छोटे से घर में बिना सुविधाओं के श्रुति रह भी नहीं पाएगी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। अब वो दोनों परिवारों को शादी की तैयारी में जुट जाना था। अब करण कंपनी में विकास के सामने नहीं पड़ता था। उसे डर था कि कहीं विकास को उसके और श्रुति के बारे में कुछ पता न चल जाए। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख पास आ रही थी, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। आज उसने सोचा कि श्रुति से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने श्रुति को कॉल की। हेलो श्रुति। हाँ करण, कहो, कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो कहो। श्रुति, प्लीज़ तो मेरी बात पर ध्यान से सुनना। ओहो, अब कहो भी। तुम तो ऐसे झिझक रहे हो जैसे मुझे प्रपोज का। श्रुति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे नहीं, करने वाले हो? ऐसा तो कोई इरादा नहीं है ना? श्रुति ने। करण, तो फिर? श्रुति, क्या हम लोग कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते? करण ने झिझकते हुए कहा। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? नाना जी नानी जी कितने खुश हैं, कितनी तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? श्रुति के तेवर बदलने लगे हैं थे। यही कहना चाहता हूँ मैं, जितना ज़्यादा खुशी से वो हमारी शादी करेंगे, बाद में उन्हें उतना ही दुख होगा। और फिर एक झूठी शादी के लिए इतना पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? जितने ज़्यादा लोग शामिल होंगे, बाद में उतना ही ज़्यादा मानसिक तनाव होगा। ये संबंध तो बस 2 साल का ही है ना? हाँ करण, कहते हो तुम ठीक रहे हो। और एक बात, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि पवित्र अग्नि के सामने भगवान को साक्षी मानकर मैं झूठी शादी करूं। कोर्ट मैरिज में कम से कम हम इस पाप से तो बच सकते हैं। जैसे कागज पर साइन होकर शादी होगी, वैसे ही तलाक हो जाएगा। हाँ यार करण, तुम कितने अलग तरीके से सोचते हो। मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। श्रुति की आवाज़ में आश्चर्य स्पष्ट महसूस हो रहा था। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना श्रुति? तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं बहाना बना रहा हूँ तुमसे शादी नहीं करने के लिए? अरे नहीं, अब तो मेरे दोस्त हो और मुझसे ज़्यादा समझदार भी। हमेशा अच्छी सलाह देते हो, लेकिन समस्या यह है कि उन लोगों से ये बात कहेगा कौन? और क्या ज़रूरी है कि वो हमारी बात मान ही जाए? तुम कहो तो मैं बात करूँ नाना जी से? करण ने डरते डरते पूछा। क्या बात है, तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस पर तो फिदा हूँ मैं। अचानक श्रुति के मुंह से निकल गया और करण पता नहीं क्यों शर्मा गया और उसने फ़ोन बंद कर दिया। करण ने प्रकाश जी से बात करने के लिए अनेक बार प्रैक्टिस की और साथ ही साथ एक कागज़ पर कुछ लिखा भी कि कहीं बात करते समय कुछ भूल ना जाए। और फिर मन ही मन भगवान को याद करते हुए उसने उन्हें फ़ोन मिला दिया। नमस्ते नाना जी। अरे करण बेटा, कैसे हो? कहो, और घर में सब कैसे हैं? हम सब ठीक है नाना जी। कैसे फ़ोन किया बेटा? कुछ काम था क्या? नाना जी ने करण से पूछा। जी, मुझे कुछ कहना था, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ ज़रूर कहो। श्रुति बता रही थी कि आप लोग बहुत ज़ोर शोर से शादी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल,
आखिर श्रुति की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे शादी में, इंतजाम तो बढ़िया होना चाहिए। और फिर कुछ कमी भी तो नहीं है, जो कुछ है सब श्रुति का ही तो है। हम तो केवल खर्च करेंगे। नाना जी, मैं चाहता हूँ कि अभी हम कोर्ट मैरिज करें, क्योंकि अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं शादी में कुछ खर्च कर सकूँ। तो फिर आप ही ये सब क्यों करें? सब कुछ श्रुति का ही तो है, तो फिर इस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम ये सब क्यों कह रहे हो बेटा? तुमसे किसने कहा कि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा? सब कुछ तो हम ही करेंगे ना। नहीं नाना जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अपनी हैसियत के अनुसार ही शादी करनी चाहिए। बस आप दोनों मेरे मम्मी पापा, किसी और की ज़रूरत की कहाँ है? बाद में आप कोई फंक्शन कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुम आदर्श विवाह करना चाहते हो, लेकिन बेटा श्रुति से भी तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। जी ज़रूर, आप श्रुति से बात कर लीजिए, फिर जैसा आप ठीक समझे। करण ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। उसे पता था कि श्रुति करण ही की बात मानेगी। करण को एक नई जॉब मिल गई थी, इसीलिए वो आज ऑफिस में रिजाइन देने के लिए आया हुआ था। अभी वह ऑफिस के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसे लगा कि अंदर काफ़ी ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ विकास सर की तो बिल्कुल भी नहीं थी। करण ने सोचा कि उसे कुछ देर बाद लौट कर आना चाहिए। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में श्रुति का नाम पड़ा, जिसे सुनकर वो चौंक गया। उत्सुकतावश उसके कदम वहीं ठहर गए और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। हालांकि वह डर रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। तुमसे कितनी बार कहा था कि श्रुति से मेल जोल बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें तो कंपनी खड़ी करने की धुन सवार थी। एक अपरिचित आवाज़ करण के कानों में पड़ी। लेकिन डैड, आप लोगों ने बात की थी ना श्रुति के नाना जी से, फिर अब ऐसा क्या हो गया? ये आवाज़ निश्चित रूप से विकास की ही थी। इसे सुनकर करण को अंदाजा हो गया था कि अंदर उनके पापा यानी रंजीत जी हैं। कंपनी के एमडी से कोई और तो इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, और विकास भी उनके सामने डर रहा था। बात तो की थी, मगर उस बुढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। और अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया कि उसने श्रुति की शादी उसकी पसंद से तय कर दी है। क्या श्रुति ने अचानक किसे पसंद कर लिया डैड? और बात शादी तक भी पहुंच गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि श्रुति की शादी हो रही है, वो भी कोर्ट में। आपको पूछना चाहिए था डैड कि वो लड़का कौन है। पूछा था, मगर उस बुढ़े ने कुछ नहीं बताया। अगर बता देता तो शादी से पहले उस लड़के का काम तमाम ना करवा देता। करण के प्राण जैसे गले में अटक गए। वास्तव में श्रुति ठीक कहती थी कि ये रंजीत अच्छा आदमी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि उसने समय रहते दूसरी नौकरी तलाश कर ली। ऑफिस से अभी भी रंजीत की आवाज़ आ रही थी, कैसे कैसे उस मयंक को कैंसर का डर दिखाकर उसकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना था। उम्मीद थी कि आगे जाकर तुम्हारी शादी श्रुति से करवाकर सब कुछ तुम्हारे नाम करवा दूंगा, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उस आवाज़ में साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब करण वहाँ खड़ा नहीं रह सका। उसका दिल अंदर ही अंदर कांप उठा कि अब रंजीत और विकास को श्रुति से उसकी शादी का पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। करण डरपोक तो नहीं था, लेकिन माँ बाप के लिए उसकी क्या अहमियत थी वो ये जानता था। एक बार तो उसने सोचा कि वो शादी के लिए मना ही कर दे। आखिर उसकी ज़िंदगी का सवाल है और उसके साथ उसके परिवार की भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अकेली श्रुति इस स्थिति से कैसे निपटेगी। उसके नाना नानी भले इंसान है, इस रंजीत की नीयत के बारे में भी नहीं जानते। ये तो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं, श्रुति ने उसे अपना दोस्त माना है, वो उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। उसे श्रुति से बात करनी चाहिए और इस रंजीत के इरादों की जानकारी देनी चाहिए। करण ने कंपनी की रिसेप्शन पर ही अपने कागज दे दिए। अब वह विकास के ऑफिस में नहीं जाना चाहता था। तभी रिसेप्शनिस्ट उठकर खड़ी हो गई। करण उसी तरह खड़ा रहा और सिर झुका दिया, लेकिन उसने तिरछी नज़र से देखा कि तेज चाल से जाते हुए विकास के साथ कोई और भी है। वह समझ गया कि वही रंजीत है। आज श्रुति और करण की शादी थी। श्रुति
श्रुति ने गुलाबी रंग का एक सुंदर सा गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। आज उसकी रौनक देखने लायक थी। आखिर आज उसकी शादी थी। बेशक वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन दूसरों की नज़र में आज श्रुति बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके नाना नानी गवाह के तौर पर उसके साथ थे और वो दोनों भी फूले नहीं समा रहे थे। कुछ ऐसी स्थिति में करण था। आज वो श्रुति की पसंद की सफ़ेद शेरवानी पहने हुए था। कंधे पर एक रंग बिरंगा पटका पड़ा हुआ था। उसके ऊंचे कद पर ये कपड़े बहुत जच रहे थे और वो भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। जो भी उन दोनों को देखता था वो जोड़ी को सराहता था, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि ये जोड़ी ज़्यादा समय के लिए नहीं बन रही है। उन दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान थी जो उन दोनों के परिवार वालों को बहुत अच्छी लग रही थी। यही इस दिन का सबसे बड़ा सत्य था। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता था, शायद श्रुति और करण भी नहीं। जब वो शादी करके कोर्ट से बाहर निकले तो श्रुति की नानी ने उन दोनों के साथ करण के मम्मी पापा को भी अपनी ही गाड़ी में बैठा लिया और मोहन खाली गाड़ी लेकर श्रुति के घर चला गया। आज के दिन तो कुछ देर के लिए श्रुति को अपनी ससुराल जाना ही पड़ता, कुछ रस्मों को पूरा करने के लिए। उसके बाद नाना नानी श्रुति और करण के साथ वापस अपने घर जाने वाले थे। श्रुति ने उस छोटे से साधारण से घर में कदम रखा ही था कि प्रकाश जी का फोन बज उठा। उन्होंने देखा कि मोहन का फोन था। हेलो, क्या हुआ मोहन? जी मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। जिनका ये फ़ोन है उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी चोट लगी है, आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाए। क्या? कैसे? प्रकाश जी पूछते ही रह गए और फ़ोन कट गया। वो बुत की तरह खड़े रह गए। क्या हुआ नाना जी, किसका फ़ोन था? करण ने उन्हें इस हालत में देखकर पूछा। प्रकाश जी ने सारी बातें बता दी। आप रुकिए नाना जी, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। करण ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी घर पर रहो, मैं बाबूजी के साथ चला जाता हूँ। अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे। करण के पापा ने कहा, हाँ बेटा, ओम प्रकाश जी ठीक कह रहे हैं, तुम यही रहो श्रुति के पास, हम लोग जाकर देखते हैं, जैसा भी होगा देख लेंगे, तुम परेशान मत हो। प्रकाश जी ने समझाया। वे दोनों चले गए और नानी करण की माँ के साथ बैठ गई। करण और श्रुति को एक साथ बैठा दिया था। श्रुति ने करण से फुसफुसाते हुए कहा, देखा करण, तुमने रंजीत की जो बातें सुनी थी उसने उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? करण ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि मुझे ये सब षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। ये मोहन का एक्सीडेंट जरूर रंजीत की चाल है, लेकिन रंजीत की मोहन के साथ क्या दुश्मनी है? ओफो करण, अभी भी नहीं समझे? दुश्मनी तुमसे है, मोहन से नहीं। यदि नानी जी ने ऐन मौके पर तुम्हें और अंकल आंटी को अपनी गाड़ी में ना बैठा लिया होता तो मोहन की गाड़ी में कौन होता? निश्चित रूप से मैं और मेरे मम्मी पापा ही होते उस गाड़ी में। यही समझाना चाहती हूँ मैं तुम्हें। हाँ श्रुति, हो सकता है कि तुम ठीक सोच रही हो, क्योंकि रंजीत के तेवर बहुत खतरनाक थे उस दिन। वाकई अगर उसे पहले से पता होता कि वो लड़का मैं हूँ तो वो किसी भी हद तक जा सकता था। उनको इस तरह से फुसफुसाते हुए देखकर नानी और करण की मम्मी को हंसी आ गई। अरे बच्चों, और कुछ देर तक इंतजार कर लो, फिर खुलकर बात करना आराम से। अब कोई तुम्हारे बीच नहीं आएगा। आखिर अब तुम प्रेमी प्रेमिका नहीं पति पत्नी हो, नानी ने कहा। करण और श्रुति ने एक दूसरे को दयनीय दृष्टि से देखा। यहाँ वो किस उलझन में फंसे हुए हैं और इन दोनों को मजाक सूझ रहा है। आखिर इन दोनों की गलती भी नहीं है। वास्तव में कोई और नवविवाहित युगल होता तो वो यही काम न करता, लेकिन यहाँ तो आफत ही कुछ और थी। कुछ देर बाद नाना जी का फ़ोन आया कि अब मोहन को होश आ गया है और उसके परिवार वाले भी आ गए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। श्रुति और करण बहुत परेशान हो रहे थे। रंजीत दोबारा भी कोशिश कर सकता था करण को नुकसान पहुंचाने की। बिना किसी ठोस सबूत के नाना जी से या किसी से भी कुछ नहीं कह सकते थे। करण श्रुति के साथ उसके घर आ गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे तब तक श्रुति का पति बनकर रहना था जब तक कि श्रुति के पिता की संपत्ति के ट्रस्ट का वो मालिक ना हो जाए और फिर उसे श्रुति के नाम ना कर दे। इस सब के लिए श्रुति उसे एक मोटी रकम देने वाली थी जिससे वो अपनी ज़िंदगी आसान बना सकता था।
हालांकि करण लालची नहीं था और बाद में उसने एक दोस्त होने के नाते श्रुति की मदद करने का फैसला किया था। लेकिन श्रुति को अपना कॉन्ट्रैक्ट याद था। करण को श्रुति के साथ उसके कमरे में रहने में बड़ी झिझक हो रही थी। उसने श्रुति के कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। करण ने अपने जीवन में इतना सुंदर सुख सुविधाओं से युक्त कमरा नहीं देखा था। ये संकोच ही काफी था उसके लिए। श्रुति ने शायद करण की हालत भांप ली थी। उसने करण को छेड़ते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो करण, अब हमें इसी कमरे में साथ ही रहना है। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? दुनिया की नज़र में और कानून की नज़र में तो हम पति पत्नी ही है ना। अब तुम अपना बताओ। नहीं श्रुति, बेशक हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैंने मन से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है। तुम आज भी मेरी दोस्त हो। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम पर पति वाला हक जगताऊँ। तो फिर क्या सोचा है तुमने? हाँ, सबको दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं अपना बिस्तर जमीन में लगा लूँगा, करण ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। उसके बात सुनकर श्रुति ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? करण को शायद बुरा लगा। लगता है इस टाइप की मूवीज बहुत देखी है तुमने, इसलिए ऐसा घिसा पिटा डायलॉग बोला है। मैं अपना बिस्तर जमीन पर लगा लूँगा। श्रुति ने करण की नकल उतारते हुए मजाक बनाते हुए कहा। करण ने उसे गुस्से से देखा। अरे रे, गुस्सा मत हो, इधर देखो जरा। श्रुति ने उसी रूम में बने हुए एक दरवाजे को खोलते हुए कहा। करण ने देखा कि दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही खूबसूरत कमरा था। उसने श्रुति की तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। ये कमरा मेरे मम्मी पापा का है, मुझे उनसे दूरी महसूस ना हो, इसीलिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। और आज भी जब मैं मम्मा पापा को बहुत मिस करती हूँ तो इस कमरे में चली जाती हूँ। अभी भी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है यहाँ पर। तुम रात को इस कमरे में रह सकते हो, बाहर से किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। करण ने श्रुति की ओर ऐसे देखा कि जैसे उसने कितना बड़ा एहसान किया हो उस पर। वास्तव में उसकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई थी। अच्छा करण, कबर्ड में तुम्हारे साइज के कुछ कपड़े हैं जो नानी ने शादी की अलग अलग रस्मों पर तुम्हें गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे। वो मौका तो आया नहीं, इसलिए नानी ने वो सब इसमें रखवा दिए हैं। तो तुम भी चेंज कर लो और मैं भी मम्मा के रूम में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। करण और श्रुति तैयार होकर रूम से बाहर जाने ही वाले थे कि दरवाजे से शांति की आवाज़ आई। मैम साहब, नाना जी ने आप दोनों को बाहर बुलाया है। रंजीत साहब आप दोनों को मुबारकबाद देने आए हैं। ठीक है, अभी आते हैं, बोल दो जाकर। श्रुति और करण ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हो। अब तो उन्हें सामने आना ही होगा। करण अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या रंजीत उसे जानता होगा। श्रुति ने करण का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में कदम रखा। उसने देखा कि निशा और विकास भी साथ ही हैं। विकास के हाथों में एक सुंदर सा गुलाब का बुके था और निशा के हाथ में कोई ज्वेलरी बॉक्स था। करण पर नजर पड़ते ही विकास एक झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुति ने इस करण से शादी की है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। हेलो विकास, कैसे हो? श्रुति ने चहकते हुए कहा। रंजीत और निशा के फीके पड़ गए चेहरे देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। गुड इवनिंग सर, करण ने विकास से कहा। रंजीत और निशा को उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे रे, तुम तो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, करण। विकास ने करण का नाम याद करते हुए कहा, क्योंकि वो शक्ल से तो पहचान गया, लेकिन एक अदना से एम्प्लॉय का नाम याद करने में उसे कुछ सेकंड लगे। रंजीत और निशा ने श्रुति को मुबारकबाद दी और गिफ्ट उसके हाथ में रख दिया। श्रुति ने खुद आगे बढ़कर विकास के हाथ से बुके ले लिया। विकास ने झेप कर एक नज़र सभी पर डाली। अरे श्रुति बेटी, हमारे तो क्या क्या अरमान थे, तुमने तो कोर्ट मैरिज करके हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। निशा ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए श्रुति को उल्हाना दिया। अरे आंटी, आप विकास की शादी में अपने अरमान पूरे करना ना। मैंने तो नाना जी और नानी की परेशानी बचाने के लिए ऐसा किया है। श्रुति ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रंजीत ने निशा को घूर कर देखा और निशा झटपटा कर रह गई। अरे श्रुति बेटी, हम भी तुम्हारे अपने ही हैं, तुमने तो कभी बताया ही नहीं। रंजीत ने कहा। श्रुति ने तो मुझे भी नहीं बताया डैड, जबकि ये मुझे अपना दोस्त मानता
जानती है और करण तो मेरी कंपनी में ही काम करता था। फिर भी इस बार विकास से भी रुका नहीं गया। जब श्रुति का गुस्सा आपे से बाहर हो गया, फिर भी उसने संयम दिखाते हुए व्यंग किया, मुझे तो लगा था कि आप लोग मेरी शादी की खुशी मनाने आए हैं, लेकिन आप लोग तो खुशी नहीं है। अरे रे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है हमारे लिए? रंजीत ने दांत दिखाते हुए कहा। अब आप लोग मुंह मीठा करो, ये क्या बातें करने लगे? करण बेटा, तुम भी बैठो, इन सब लोगों से मिलो। ये हमारे दामाद और बेटी के दोस्त हैं, और विकास को तो तुम जानते ही हो। नानी ने बर्फी की प्लेट उठाकर सबका मुंह मीठा करा दिया। करण को रंजीत की चुपती हुई नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। विकास भी रह रहकर करण को घूर रहा था, लेकिन प्रकाश जी और नीलम जी की उपस्थिति में वो कर ही क्या सकते थे। इस बीच श्रुति की फ्रेंड कल्पना का फोन आ गया था, तो वो थोड़ा अलग होकर उससे बातें करने लगी थी, लेकिन उसकी नज़र करण पर ही थी कि वो लोग उन लोगों के सामने सहज नहीं हो पा रहा था। एक तो इतने अमीर लोग, उस पर भी उससे द्वेष कर रखने वाले। करण बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। श्रुति ने उन लोगों पर एक नज़र डालते हुए कहा, करण, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम रूम में जाकर उनसे बातें कर लो, मैं भी अभी आती हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। करण तुरंत उठकर वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर ही सांस ली। उन लोगों से दो चार बातें करके श्रुति भी करण के पास पहुंच गई। करण, क्या हो रहा था तुम्हें? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ था वहाँ पर? तुम्हें ऐसे डरना नहीं है उन लोगों से? हमारा रोज ही उनसे सामना होगा, संभालो अपने आप को। वो तो ठीक है श्रुति, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि ये लोग कितने खतरनाक है। मोहन की कार का एक्सीडेंट कराने में इन्होंने जरा सी भी देर नहीं लगाई। इसी से पता चलता है कि मैं कितना खटक रहा हूँ उनकी आंखों में। अब तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एक बार मोहन को बात करने लायक स्थिति में आने दो, तो पता चले कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ। अगर कुछ संदेह हुआ तो नाना नानी को सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो तुमने रंजीत के मुंह से सुनी थी। लेकिन श्रुति, नाना जी और नानी जी के लिए मैं अभी तो अनजान ही हूँ। क्या वो लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे? आखिर वो रंजीत उनके काफ़ी करीब है। करण ने अपनी शंका जाहिर की। चलो अब इतना मत सोचो, बस तुम्हें अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बतानी है। घर के नौकर हो या गार्ड हो, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कब, कहाँ और कैसे जा रहे हो। लेकिन मेरी नई नौकरी, वहाँ तो मुझे रोज ही जाना है। करण उलझन भरे स्वर में बोला। है तो तुम्हारी शादी भी नहीं बेशक इसमें शादी जैसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए, फिर भी कुछ दिन की छुट्टी तो ले सकते हो, बाकी की प्लानिंग बाद में कर लेंगे। अब मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, शांति के हाथ की अदरक वाली चाय पीकर ही ठीक होगा। देखना तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। श्रुति ने बात बदलते हुए कहा और शांति को जोर से आवाज़ लगा दी। करण भी उसकी बात समझकर मुस्कुरा दिया। उधर रंजीत प्रकाश जी के बिल्कुल बराबर में बैठकर उनसे धीमे धीमे स्वर में बातें कर रहा था। अंकल, हमारी श्रुति कितनी सीधी बच्ची है, ऐसे ही किसी की बातों में आ जाती है, लेकिन आप तो समझदार है ना। बेशक करण अब आपका दामाद बन गया है, फिर भी अभी आप उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, और प्रॉपर्टी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने अपने घर में गरीबी देखी होती है, उनकी आंखें जल्दी ही चकाचौंध हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रंजीत ने कहा। प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा, केवल गर्दन हिला दी और श्रुति से भी कहना कि वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में करण को ना बताए। नीयत बदलते देर नहीं लगती है। आप तो आजकल के हालात जानते हैं ना, पैसा ही संबंध खराब कर देता है। निशा भी नीलम जी के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। आंटी, आजकल प्रॉपर्टी के लालच में मर्डर भी हो जाते हैं। अभी आप लोग करण को जानते ही कितना है, जरा ध्यान रखना। मैं तो अपना समझ कर कह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसने श्रुति को इसीलिए प्रेम जाल में फंसाया हो। अब हमारी श्रुति तो कितनी भोली है, आप जानती ही हो। कभी करण ने प्रॉपर्टी के लिए ही उससे शादी की हो, वो भी इतनी जल्दबाजी में। विकास कभी अपनी मम्मी को देख रहा था और कभी पापा को। उसे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो इन दोनों के साथ यहाँ आया ही क्यों। अक्सर उसने ये महसूस किया था कि श्रुति उन दोनों को पसंद नहीं करती, जबकि विकास के साथ वो खूब
बातें करती थी। कोई और मौका होता तो वो श्रुति के रूम में भी जाकर उससे बात कर सकता था, लेकिन अब वो शादीशुदा थी, किसी की पत्नी थी और उसके साथ उसका पति भी था। विकास बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया। मॉम डैड, अब हमें चलना चाहिए, ये लोग भी थके हुए होंगे, इन्हें भी आराम करने दीजिए। मन मार कर रंजीत और निशा भी खड़े हो ही गए, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि अभी उनका मन नहीं भरा है उन दोनों को भड़काने के लिए। वो अभी घर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन करते क्या, विकास के सामने उनकी एक न चली। आज एक हफ्ते बाद मोहन को आईसीयू से हॉस्पिटल के रूम में शिफ्ट किया गया था। अब उसकी हालत कुछ ठीक थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब वो बयान देने की उपस्थिति में है, इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर राघव वहीं अपने अनुभूति कहानी वाले जहीन, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर उसका बयान लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने फ़ोन करके प्रकाश जी को भी बुला लिया था। श्रुति भी उनके साथ आई हुई थी। वैसे वो राघव की बहुत बड़ी फैन थी और जानती थी कि वो बाल में से भी खाल निकालने में माहिर था। फिर भी वो खुद मोहन का बयान सुनना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में मोहन बेड पर लेटा हुआ था। उसके पूरे सर पर पट्टियां बंधी हुई थी, हाथ में और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर राघव, प्रकाश जी और श्रुति उसके पास ही खड़े हुए थे। उन सबको देखकर उसने नमस्ते करने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से एक आ निकल गई। अरे रे मोहन, आराम से, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। देखो तुमसे मिलने कौन आया है, ये इंस्पेक्टर साहब है। इन्हें सब बताओ कि उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ। श्रुति ने अपने पन से कहा। जी हाँ तो मोहन, बताओ क्या हुआ था उस दिन। क्या तुम तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे? राघव ने पूछा। नहीं साहब, मैं तो कभी भी गाड़ी तेज नहीं चलाता। उस दिन भी मैं आराम से ही गाड़ी चला रहा था। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था और जैसे मेरी गाड़ी उसके पास पहुंचने वाली थी, वो तुरंत ही मेरे सामने आ गया पूरी स्पीड से। मैंने उससे बचने के लिए गाड़ी को एक साइड में ले लिया और उससे आगे निकल गया, लेकिन मैंने देखा कि वो ट्रक फिर भी बहुत तेज रफ्तार से मेरे पीछे आ रहा था। मुझे लगा कि या तो ड्राइवर ने पी रखी है या उससे ब्रेक नहीं लग रहे, क्योंकि वो अजीब से लहराते हुए ढंग से ट्रक चला रहा था। मैंने सोचा कि पहले इसे ही निकलने दो, इसीलिए मैंने गाड़ी बिल्कुल किनारे से लगा कर रोक दी, लेकिन उस ट्रक वाले ने भी तुरंत ही ट्रक को किनारे लाकर जानबूझकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। रुक रुक कर बताते हुए भी मोहन हाँफने लगा था। डॉक्टर ने राघव की ओर इशारा किया कि मोहन को थोड़ा नॉर्मल होने दिया जाए। कुछ क्षण बाद राघव ने मोहन से फिर पूछा, क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी चल रही है किसी से? नहीं तो साहब, मैं गरीब आदमी क्या किसी से दुश्मनी करूँगा। फिर तुम्हें क्यों लगा कि वो ट्रक वाला जानबूझकर तुम्हारे पीछे आ रहा था? राघव ने फिर से मोहन से पूछा। सभी की नज़रें मोहन पर थी। साहब, सारी रोड खाली थी और मैंने उसे साइड भी दी, तब भी वो मेरे पीछे ही लगा रहा। और साहब, जब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो उसने भी तुरंत स्पीड बढ़ा दी। अच्छा। राघव बड़े ध्यान से मोहन की बातें सुन रहा था। और साहब, उसने मेरी किनारे खड़ी हुई गाड़ी में आकर टक्कर मारी। अच्छा, उस ड्राइवर को पहले कभी देखा था तुमने? जी पता नहीं, क्योंकि उसने एक गमछे से अपने मुंह पर लपेट रखा था, पूरा मुंह दिख ही नहीं रहा था। राघव चुपचाप कुछ सोचने लगा। सभी की नज़र राघव पर थी, लेकिन राघव ने किसी से कुछ नहीं कहा और प्रकाश जी की तरफ बाहर आने का इशारा करते हुए खुद भी बाहर निकल गया। प्रकाश जी और श्रुति बाहर आ गए। अच्छा प्रकाश जी, ये मोहन कब से काम करता है आपके यहाँ? राघव ने पूछा। जी कम से कम 20 साल से ये हमारे यहाँ ड्राइवर है। बहुत ही भला आदमी है। मुझे नहीं लगता कि इसकी किसी से कोई भी दुश्मनी होगी। राघव ने प्रश्न को समझते हुए प्रकाश जी ने उत्तर दिया। लेकिन उसकी बातों से तो लगता है कि किसी ने जानबूझकर वो एक्सीडेंट किया है, और अगर ऐसा है तो उसका कोई तो कारण रहा होगा। राघव ने गंभीरता से विचार करते हुए कहा। श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों न इंस्पेक्टर राघव को अपनी शंका बता दी जाए। किसी का नाम लेना जरूरी तो नहीं, बाकी तो वो खत देखकर खुद ही मजमून भाप लेगा।
लेकिन नाना जी कहीं वो नाराज न जाए इस बात से। ये पुलिस का मामला होता तो झमेले वाला है, लेकिन एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। मोहन के एक्सीडेंट का भी पता चल जाएगा और अपने आसपास भी कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाएगा। आखिर करण घर में कैद होकर तो नहीं रहेगा, पता नहीं रंजीत फिर कोई चाल चल दे। श्रुति सोच में पड़ गई। श्रुति जी क्या हुआ, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? उस गांग इंस्पेक्टर ने शायद श्रुति के चेहरे से कुछ भांप लिया था। आखिर उसका नाम राघव था। जी वो मैं। श्रुति इस सीधे तौर पर पूछे प्रश्न से बौखला गई थी। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इंस्पेक्टर से क्या बोले। प्रकाश जी ने श्रुति की ओर गहरी नज़रों से देखा और श्रुति जानती थी कि ये झमेले में न फंसने का इशारा है। लेकिन राघव, आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है अगर आप इस बारे में कुछ भी जानती हैं। ये कहते हुए राघव की नज़र प्रकाश जी पर टिकी हुई थी। तो आप बिना संकोच करे कह सकती हैं। अब तो श्रुति को कुछ कहना ही था। जी इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात तो नहीं, लेकिन उस दिन मेरी शादी हुई थी और हमें कोर्ट से वापस उसी गाड़ी में लौटना था, मगर अचानक नानी जी ने हमें अपनी गाड़ी में बैठा लिया कि वो लोग भी मेरे साथ मेरे ससुराल चलेंगे। भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए, वरना शायद हम भी हॉस्पिटल में होते। बस यही सोच रही थी मैं। श्रुति ने अपनी आवाज़ में भरपूर मासूमियत उड़ेल कर कहा। वो जानती थी कि इतना इशारा काफ़ी होगा राघव की तफ्तीश की दूसरी निशा में मोड़ने के लिए। राघव की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई, जबकि प्रकाश जी ने श्रुति की बात टालते हुए कहा, ये क्या बात कर रही है श्रुति? इस सब का मोहन के एक्सीडेंट से क्या संबंध हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है प्रकाश जी। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें ऐसी छोटी छोटी बातों के पीछे छुपी होती हैं। श्रुति जी का सोचना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, राघव ने पुलिसिया लहजे में कहा। प्रकाश जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति जी, अब आप लोग घर जाएं, मैं कल ही आपसे मिलने आपके घर आऊँगा। तब तक आप सतर्क रहे, क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमें इस एंगल से भी सोचना चाहिए। कहकर राघव लंबे लंबे कदमों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। प्रकाश जी अपने ड्राइंग रूम में चहलकदमी कर रहे थे। श्रुति एक और अपराधी भाव से खड़ी थी। नीलम जी और करण सोफे पर बैठकर कभी प्रकाश जी की ओर देख रहे थे और कभी श्रुति की ओर। प्रकाश जी ने घर आकर उन दोनों से श्रुति की बात सुना दी थी, लेकिन आप इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हैं? श्रुति अब कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने उस इंस्पेक्टर को बता दिया। नीलम जी ने हिम्मत करके कहा। प्रकाश जी ने घूर कर नीलम जी की ओर देखा। वो केवल इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर राघव है। अब वो हम सबका दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीफ लोगों के घर के सामने रोज पुलिस की गाड़ी खड़ी रहे, क्या अच्छा लगेगा? मामला चाहे किसी को कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन लोग अपने मन से पता नहीं क्या क्या ताना बाना पूर लेंगे। अभी करण और श्रुति की नई नई शादी हुई है, वो भी इतनी जल्दबाजी में। कुछ लोग तो इसी में मनोरंजन तलाश लेंगे कि जरूर उनके बीच में ही कुछ झगड़ा हुआ होगा। नीलम जी उनकी बात सुनकर सहम गई। वास्तव में प्रकाश जी की नाराजगी जायज़ थी। अब जब तक राघव दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर देगा, ना तो खुद चैन से बैठेगा और ना ही किसी को बैठने देगा। लेकिन नाना जी, श्रुति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रकाश जी की मुख मुद्रा देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। करण काफ़ी देर से चुपचाप बैठकर उन तीनों की बातें सुन रहा था। अभी भी वो घर में ज़्यादा बोलता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसका संबंध कुछ ही दिनों का है इस घर में, इसीलिए इनके परिवार के मामले में उसका बोलना ठीक नहीं था। लेकिन श्रुति को इस तरह से दोषी ठहराया जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। नाना जी, आप अन्यथा ना लें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। करण ने इजाज़त मांगी। कहो, क्या कहना चाहते हो? जब आप जानते हैं कि राघव जी बहुत अच्छे और समझदार पुलिस वाले हैं, तो चिंता किस बात की? वो कोई बेमतलब तो परेशान नहीं करेंगे ना हम लोगों को, और श्रुति के मन का वहम भी दूर हो जाएगा। दुनिया वालों के डर से हम खुद को क्यों खतरे में डालें? अगर श्रुति की बात 1% भी सही निकली तो क्या मैं और श्रुति खतरे में नहीं है? मान लीजिए कल को हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा?
करण ने उन दोनों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। प्रकाश जी और नीलम जी अंदर ही अंदर दहल गए। ये सब सोचकर करण की बात बिल्कुल ठीक थी। वो लोग तो खुद ही श्रुति का इतना ध्यान रखते थे कि कोई उसकी प्रॉपर्टी के लालच में उसे नुकसान न पहुंचा दे। आज अपनी इज्जत के लिए उन्हें श्रुति के ऊपर मंडराता खतरा क्यों नहीं दिखाई दिया। प्रकाश जी ने उन दोनों को उनके कमरे में जाने को बोल दिया और खुद निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। अब उन्हें भी लग रहा था कि वास्तव में राघव की मदद की ज़रूरत है उनको। श्रुति अपने कमरे में जाते ही खुशी के मारे तुरंत करण से लिपट गई। मान गई तुम्हें मैं, तुमने तो हिटलर के भी कसबल ढीले कर दिए। अरे रे छोड़ो भी मुझे, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बस जो मुझे ठीक लगा वही मैंने बोल दिया। और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है उस रंजीत के बारे में? खुद अपने कानों से सुनी है मैंने उस रंजीत की बातें। यही बात तो पसंद है मुझे तुम्हारी कि टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है, पर घमंड कभी भी नहीं किया। नेवर। श्रुति मजाक के मूड में थी। करण की भी हंसी छूट गई श्रुति की बात सुनकर। शायद राघव के आने की बात सुनकर उन्हें भी कुछ हिम्मत आ गई थी। और श्रुति वो तो बिल्कुल मान कर बैठी थी कि अगर इस हरकत के पीछे रंजीत का जरा सा भी हाथ होगा तो राघव उसे बख्शने वाला नहीं है। लगे हाथों श्रुति की राह का रोड़ा भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या रंजीत इस चाल के पीछे है, या फिर देखा जाएगा कि किसने मोहन का एक्सीडेंट करवाया था? क्या करण श्रुति को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, या फिर श्रुति की शादी विकास से ही कर दी जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।